जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। आरपीएफ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस नोटिफिकेशन का फुल एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके अकॉर्डिंग किसको कितना फ़ायदा होने वाला है, किसका कितना नुकसान होगा, आपकी एज काउंट कब से की जाएगी, आपके जो क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको कब सबमिट करने हैं, परीक्षा फॉर्म भरने से पहले या बाद में। ठीक है, अगर किसी के नाम में कोई परिवर्तन है तो कैसे उसको क्या करना है, इसके लिए सब कुछ इसी वीडियो में लेकर आया हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपके लिए काम का हो और आप फॉर्म भरते समय उसको मिस कर दें, जिससे कि आपका नुकसान फ्यूचर में हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें जो पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताई हैं, मैंने केवल उनमें से जो इम्पॉर्टेंट बातें, इम्पॉर्टेंट जो आपके तथ्य हैं उसको केवल पिक किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं जो इनका पॉइंट नंबर 1.20 है। 1.20 में साफ साफ बताया गया है कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, इसके लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और दूसरा एक जो वेबसाइट है या जो ईमेल आईडी है उसको भी लॉन्च किया है। इन दोनों की मदद लेकर आप फॉर्म भर सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है पॉइंट नंबर 1.1। इसमें बताया गया है कि कोविड के द्वारा जैसे आपकी जो एज मांगी गई है वो 18, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल और एसआई की, आपकी एज जो मांगी गई वो 18 से 28 साल के बीच है। लेकिन जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको किसी तरीके की कोई भी छूट नहीं मिलती, लेकिन कोविड-19 के मद्देनज़र भर्ती बोर्ड ने इस बार 3 साल की छूट सभी कैंडिडेट को दी है। जैसे कि मान लीजिए आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट दी गई है। वहीं अगर आप SC ST के हैं, SC या ST के कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल की छूट तो मिलती ही थी, प्लस 3 साल उसमें और ऐड कर लीजिए, यानी कि टोटल आपको 8 साल की छूट मिलने वाली है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि आपका जो क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट है, पॉइंट नंबर है आपका 3.2। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपका क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट है वो आपका जो इनकी अंतिम तिथि है उससे पहले आ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट ईयर में हैं और फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इन्होंने साफ साफ इसमें बता दिया है। नेक्स्ट है इसमें बताया गया कि आपकी आयु की गणना, जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई से 1/7/2024 से काउंट की जाएगी। आपकी एज 1/7/2024 से काउंट होगी। मतलब कि अगर आप एक फॉर्म तो अभी आपका चालू हो रहा है 15 अप्रैल से, लेकिन गणना कर रहे हैं 1 जुलाई से, यानी कि 2-3 महीने का अंतर अगर आपकी एज में आ रहा है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, इन्होंने बताया कि आप अपना जब फॉर्म भरेंगे तो एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट में आप अपना नाम, पता, एड्रेस, माता पिता का नाम, जो ज़रूरी चीज़ें, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये तो आप सबमिट करेंगे। परिवर्तन का मौका दिया जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन का टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन जो आप अकाउंट बनाएंगे, जो आपका खाता बनेगा, जो मेन अकाउंट, उसमें आप किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से अपना अकाउंट बनाना है। बाद में अगर कोई मान लीजिए आपसे कोई चीज़ें छूट गई, मिस हो गई, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, लेकिन एक करेक्शन के लिए आपको 250 रुपये पे करना होगा। कितना? 250 रुपये एक करेक्शन के लिए पे करना हो। अब इतनी बड़ी तो गलती आप करेंगे नहीं कि 250 रुपया एक परिवर्तन का आप दें। ठीक, नेक्स्ट है वो है
1.4 में इन्होंने बताया है, वही जो मैंने इससे पहले बता दिया कि आपका जो क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, बाद का क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 1.7 में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर किसी के माता पिता का नाम या आपका नाम या कोई भी ऐसा मेजर करेक्शन है आपके डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो आपकी एज हो और चाहे कोई, तो आपको जो अपना सबमिट करना है, जो आपको उसमें दर्शाना है फॉर्म भरते समय, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतनी बात समझ गए आप? हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप अपने फादर का नाम, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सर इंटर में मेरा अलग है, हाई स्कूल में अलग है, तो आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि सर जो ट्रेनिंग के टाइम पे हमको कितनी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पॉइंट नंबर 1.14 में साफ साफ बता दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पर केवल और केवल वजीफ़ा दिया जाएगा, मतलब स्टाइपेंड दिया जाएगा, सैलरी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक। फिर नेक्स्ट है 1.16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको लेकर न जाने कितनी वीडियो बन गई हैं, इसको लेकर न जाने कितना कन्फ्यूज़न था बच्चों के दिमाग में। वो ये था कि सर किस जोन से फॉर्म भरें, किस ग्रुप में फॉर्म भरें। ऐसा सिस्टम इस बार आरपीएफ ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, इस पॉइंट में साफ साफ लिखा गया, सूचीबद्ध उम्मीदवार को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी जोन या किसी भी जीआरपी को आवंटित किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जोन का, ग्रुप का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इतना बात आप समझ चुके होंगे। अब है 1.17 मोस्टली केवल और केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए है। इसमें यह बताया गया है कि आप एग्ज़ाम के किसी भी चरण में, चाहे आप सीबीटी देने जा रहे हो, फिर आप चाहे फिजिकल देने जा रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, इसमें किसी भी तरीके के कोई भी यात्रा भत्ता आपको देना नहीं है। यानी कि रेलवे आपको फ्री पास मुहैया कराएगा इसके लिए, केवल एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया है। जब आप फिजिकल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पॉइंट नंबर 1 पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 1600 मीटर और 800 मीटर की जो हमारी दौड़ होगी उसमें केवल और केवल आपको एक चांस दिया जाएगा। इस एक चांस में आपको ये दौड़ कंप्लीट करनी होगी। लेकिन जो ऊंची कूद और लंबी कूद होगी, इस पर लोगों ने बहुत सारी वीडियो बना दी कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 4 चांस दिए जाएंगे, लेकिन साफ साफ यहाँ बता दिया गया कि केवल और केवल आपको 2 मौके दिए जाएंगे इसके लिए। मात्र 2 मौक़ों में अगर आप ऊंची कूद नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई, 2 मौक़ों में अगर आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो है वो भी मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर बच्चों की कई क्वेरी अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। वो ये है कि सर चश्मा अलाउ है कि नहीं। इसमें पॉइंट नंबर 3.0 में साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि चश्मा पहनने वाले या फ्लैट फिट, नॉक नी, स्क्विड आँखें मतलब कि भैंगी आँखें, कलर ब्लाइंडनेस व अन्य शारीरिक दुर्बलताओं से ग्रसित अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं है, मतलब पात्रता के योग्य नहीं है। साफ साफ बता दिया कि चश्मा आपका नहीं चलेगा। समझ गए आप? अब आते हैं एक और टॉपिक है 12.2 में यह बताया गया है कि आपका जो सीबीटी होगा। अब बच्चे सवाल करते थे कि सर कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। पॉइंट नंबर 12.2 में साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि रिक्तियों की संख्या का 10 गुना, यानी कि जितनी संख्या है उसके 10 गुना बच्चे केवल फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर वैकेंसी एग्जैक्ट मैं देख लेता हूँ, उसका आप 10 गुना कर देंगे, केवल उतने ही बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इनका जो पॉइंट है, एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ फंसता है कि अगर किसी दो बच्चों के जो कट ऑफ है वो सेम चली जाती है। मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर आता है 110 नंबर
और दूसरे का भी आ जाता है 110 नंबर। ये ए है और बी है। ए के नंबर आते हैं 110 फाइनल कट ऑफ में और बी के भी आते हैं 110। तो ऐसी स्थिति में सिलेक्शन किसका होगा? तो ऐसे में इन्होंने 12.3 पर एक इन्होंने बताया है। इसका सब क्लॉज है सब क्लॉज 2। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, यानी कि मान लीजिए ए की उम्र है 22 साल और बी की उम्र है 21 साल, तो सिलेक्शन बी का होगा। नंबर दोनों के सेम है लेकिन सिलेक्शन बी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ए के पास अभी टाइम है 1 साल का, वो भर्ती में दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बी की एज ज़्यादा हो गई है तो इनके पास मौके कम हैं। साफ साफ बता दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, सॉरी कहाँ गया ये, 12.3 का ही 12.3 का ही एक सब क्लॉज इन्होंने और दिया है। 7 नंबर पे बताया गया है कि जब आप फिजिकल और रिटन और ये आपका मेज़रमेंट टेस्ट जब हो जाता है तो डीवी के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ बहुत से बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि डीवी के लिए तो घर आएंगे या मुझे बुलाया जाएगा तो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है। डीवी के लिए इन्होंने बताया है कि जो पात्र कैंडिडेट हैं जिनका डीवी होना है वो एक वेबसाइट इन्होंने दे दी है, इसके माध्यम से अपनी हाल में ही खींची गई एक रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर इस पर अपलोड करेंगे पहले, यानी कि डीवी से पहले ही इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, अब आते हैं कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल है वो कैसा होना चाहिए। बहुत से बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर डोमिसाइल जो हमारा है वो हम बाद में प्रस्तुत कर देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट है वो बाद में लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो प्रमाण पत्र है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, वो फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, यानी कि जो इसकी अंतिम डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित प्रारूप कौन सा है, इसके नीचे प्रारूप इन्होंने दिए गए हैं। प्रारूप इन्होंने दिया है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का और एससी एसटी का और भूतपूर्व सैनिक का। ये 4-5 प्रारूप दिए गए हैं। इन सभी प्रारूप को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो केवल और केवल हिंदी या इंग्लिश में होगा, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम का बना होगा। इसके अलावा अगर किसी भाषा में होता है तो आपका जो ये है एप्लीकेशन वो पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरा आता है, नेक्स्ट है कि आपको सीबीटी के लिए कब बुलाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका कब होगा। इसके लिए 17.2 पॉइंट नंबर 17.0 पर इन्होंने बताया है कि आपका जो सीबीटी होगा वो 4 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो 4 दिन पहले वेबसाइट पर आपका जो कॉल लेटर है वो अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन किस ज़िले में आपकी परीक्षा होनी है उसको 10 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। समझ गए आप, 10 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहे थे कि सर जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, हम किस भाषा में दे सकते हैं। तो इसके लिए 14.1 का सब सेक्शन सी, 14.1 सब सेक्शन सी में इन्होंने बताया है कि जो आपका सीबीटी होगा वो आप 13 भाषाओं में दे सकते हैं। 13 भाषाएं कौन कौन सी हैं अगर कहें तो मैं बता दूं, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं पूरी जो इसकी लिस्ट है वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक, तो आप इतने भाषाओं में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो मैंने इसमें नोट नहीं किया, वो था कि आप किसी भी दशा में 2 फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल और केवल आपको 1 फॉर्म भरना है, केवल 1 फॉर्म भरना है, चाहे फिर वो कांस्टेबल के लिए हो चाहे फिर सब इंस्पेक्टर के लिए हो। आप 2 में से केवल 1 फॉर्म भरेंगे और 1 फॉर्म में ही आप दोनों को टिक कर देंगे कि हमें कांस्टेबल के लिए भरना है कि सब इंस्पेक्टर के लिए भरना है या दोनों के लिए भरना है। दोनों के लिए भरना है तो दोनों पे टिक कर दीजिए, कांस्टेबल के लिए भरना है तो कांस्टेबल पे हेड, और सब इंस्पेक्टर के लिए भरना है तो सब इंस्पेक्टर पे।
इतनी बातें आप समझ गए होंगे और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अब किसी तरीके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।